हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि एक दिन में कोरोना के 81,000 नए मामले। अभी तक जो कोरोना वायरस था वो अपने पहले चरण में था। अब इसकी दूसरी वेव मानी जा रही है, यानी कि दूसरी लहर मानी जा रही है, जो अभी तक ब्राज़ील, ब्रिटेन और कुछ देशों में थी। अब वो उसे इंडिया में भी पाया जा रहा है। और जो सर्वाधिक मामले निकले हैं 81,000, इसके तहत इंडिया दूसरे स्थान पर पहुंच गया है ज़्यादा मामले यानी कि केसेस आने में। सबसे पहले स्थान पर है ब्राज़ील, जहां पर 91,000 मामले डेली आ रहे हैं। उसके बाद है भारत, जिसमें 81,000 कल मामले आए हैं। और तीसरे स्थान पर है अमेरिका, जहां पर लगभग 78,000 मामले आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि विश्व में, अगर विश्व की गणना के हिसाब से देखें तो भारत काफ़ी तेज़ी से संक्रमित होने वाले देश में है और यहाँ पर स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसमें सबसे पहले जो केसेस पाए गए थे वो केरल और महाराष्ट्र में थे, लेकिन अब जो केसेस पाए जा रहे हैं उसमें पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात समेत कुछ अन्य राज्यों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें से अब जो मरने वालों की संख्या है वो 469 पहुंच गई है, जो 24 घंटे में मृत्यु के मामले में बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले दिनों में ये केसेस और बढ़ सकते हैं। हालांकि टीकाकरण काफ़ी ज़ोर से इसमें किया जा रहा है, लोगों को इसमें सतर्कता बरतने की सलाह भी दी जा रही है, लेकिन जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कृषि सुधार को हरी झंडी मिलते ही खुलेंगे 100 निजी मंडियां। कृषि सुधार को कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही किसानों के साथ मिलकर नेफेड देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि उपज मंडियां खोलेंगे। पहले चरण में आधा दर्जन मंडियां पहले ही खुल चुकी हैं, जबकि 100 अन्य मंडियों के खोले जाने का प्रस्ताव तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट की अगली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है। मंडियों के कारोबार रफ्तार पकड़ पाएगा। नए कृषि कानूनों के अस्तित्व में आने के साथ ही निजी क्षेत्र की मंडियों के लिए निवेशक आगे आने लगे हैं। राज्यों में पहले से चल रही मंडियों और निजी क्षेत्र की मंडियों के बीच कड़ी स्पर्धा होनी तय है, जिसका लाभ किसान उठा सकेंगे। कृषि सुधारों के विरुद्ध किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमा पर 4 महीने से आंदोलन चला रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने जनवरी 2021 में सुनवाई के दौरान कृषि सुधारों संबंधित तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सऊदी की अनदेखी पर भारत की देख लेंगे वाली रणनीति। तेल उत्पादक कटौती मामले में भारत के आग्रह की अनदेखी सऊदी अरब को भारी पड़ सकती है। केंद्र ने सभी सरकारी रिफाइनरियों को सऊदी के साथ कच्चे तेल की खरीद से जुड़े अनुबंधों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही कंपनियों को बेहतर शर्तों पर सौदा तय करने का निर्देश दिया गया है। कीमतें और अनुबंध की शर्तें तय करने के मामले में उत्पादक देशों की गुटबाजी तोड़ने के लिए सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को अन्य क्षेत्रों में तेल खरीद की संभावना पर कदम बढ़ाने को कहा है। साथ ही उनसे एकजुट होकर अपनी शर्तों पर आपूर्तिकर्ताओं से बात करने को कहा गया है। भारत अपनी जरूरत का 85% पेट्रोलियम आयात करता है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर आपूर्ति और कीमतों से यहाँ बड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाक कारोबार के मामले में असंयत देश। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक घोषणा करी थी कि वो कपास और चीनी का आयात भारत से करेगा। हालांकि ये जो कोविड के बाद और जो स्थिति बिगड़ी थी भारत और पाकिस्तान के संबंधों की पुलवामा के बाद, उसके बाद ये इस पर रोक लगा दी गई थी। और फिर पाकिस्तान ने संसद में एक वक्तव्य दिया कि पाकिस्तान भारत से कपास और चीन का आयात करेगा, लेकिन वो फिर इससे मुकर गया है। पाकिस्तान कारोबार के मामले में असंयत देश है। पहले वह व्यापार को शुरू करने की बात कहता है, फिर अपनी घोषणा से पीछे हट जाता है। हम इस बारे में और क्या कह सकते हैं, यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है। भारत से चीनी और कपास के आयात के संबंध में पाक की घोषणा और फिर उससे पीछे हटने से संबंधित सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रवक्ता ने कहा कि पाक ने भारत से आयात की घोषणा क्यों की
और फिर कुछ घंटों बाद ही पीछे क्यों हट गए, यह पाकिस्तानी अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि ईसीसी ने आयात की अनुमति दी थी। भारत से यह आयात जर्मनी और समुद्री रास्तों से होना था। ईसीसी पाकिस्तान का व्यापार नीति तय करने वाली शीर्ष संस्था है, लेकिन इसकी घोषणा के अगले ही दिन पाकिस्तान की संघीय सरकार ने मंत्रियों की कैबिनेट ने फैसले को पलट दिया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी। कैबिनेट ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भारत का फैसला रद्द होने पर ही पाकिस्तान उसके साथ व्यापार शुरू करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों ने छापामार हमले की दी धमकी। म्यांमार में सैन्य शासन ने आंदोलन की धार कम करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। अब लोकतंत्र समर्थकों ने छापामार हमले की धमकी दी है। ताज़ा प्रदर्शन ने सुरक्षा बलों ने फिर फायरिंग की, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इधर आंग सांग सूकी और उनके सहयोगियों पर ऑफिशियली सीक्रेट लॉ के तहत कार्रवाई की जा रही है। सैन्य शासन ने मोबाइल इंटरनेट के साथ ही अब ब्रॉडबैंड पर भी रोक लगा दी है। इंटरनेट के बंद होने के बाद लोकतंत्र समर्थकों ने धमकी दी है कि वे अब छापामार हमले करेंगे। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की फ्लावर स्ट्राइक जारी है। जिन स्थानों पर अब तक प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है वहां पर अचानक फूल रखकर श्रद्धांजलि दिए जाने का क्रम जारी है। नेक्स्ट है, पूर्वी लद्दाख से जल्द हो सकती है चीनी सैनिकों की वापसी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के नज़दीकी इलाकों से चीन के सैनिकों की वापसी की कोशिशें तेज हैं और उसमें जल्द सफलता मिल जाने की उम्मीद भी है। दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहनी जरूरी है। यह बात शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कही है। प्रवक्ता ने बताया कि सैनिकों की वापसी के मामले पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों और राजनयिक एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति कायम करने पर वार्ता कर रहे हैं। बागची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान का उल्लेख किया है जिसके अनुसार हम मामले को लटकाना किसी भी देश के हित में नहीं है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि चीन जल्द ही सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इससे न केवल शांति और स्थिरता स्थापित होगी बल्कि दोनों देशों के संबंधों में विकास भी होगा। नेक्स्ट है, कम रहेगा राजकोषीय घाटा। कोविड महामारी के दूसरे चरण से नई चुनौतियां पैदा होने की आशंका है, लेकिन इस बीच सरकारी खजाने की ओर आ रही खबरें उत्साहित करने वाली हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारी मान रहे हैं कि पिछले वित्त वर्ष के अंतिम 6 महीनों के दौरान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में व्यापक सुधार से पूरे वर्ष के राजकोषीय घाटे की तस्वीर अनुमान से बेहतर होगी। 2021-22 में भी हालात बेहतर रहेंगे। महंगाई की बढ़ती चुनौतियों के बीच राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सुधरती तस्वीर वित्त मंत्रालय के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। राजस्व व आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि सभी तरह के कर संग्रह को लेकर आंकड़ों का अंतिम तौर पर आकलन अभी शेष है, लेकिन जो संकेत हैं उनसे साफ है कि हमारे राजस्व की स्थिति अनुमान से बेहतर होगी। मार्च 2021 में सरकार ने खर्च बढ़ाया है, बावजूद इसके हालात सुधरते रहे हैं। नेक्स्ट है, छोटी बचत योजनाओं में बंगाल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। एनएससी और पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं में 90,000 करोड़ रुपए के साथ बंगाल की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। यह इन योजनाओं में कुल जमा के करीब 15% है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 69,660.70 करोड़ रुपए के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 63,000 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। गुजरात चौथे स्थान पर है। वित्त मंत्रालय के अधीन नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट की ओर से 2017-18 के अपडेट आंकड़ों से यह तस्वीर सामने आई है। लघु बचत योजनाओं में पब्लिक प्राइवेट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना व अन्य कई स्कीमें आती हैं जिनमें देश भर में बड़ी संख्या में लोग पैसा डालते हैं। मंत्रालय हर तिमाही के अंत में इन योजनाओं के लिए ब्याज दरों का ऐलान करता है। बुधवार को मंत्रालय ने इन पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती का आदेश जारी कर दिया था, जिसपे गुरुवार को वापस ले लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ट्वीट करते हुए फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। आदेश गलती से जारी हो गया था। वित्त मंत्री ने चालू वित्त तिमाही में पिछली दरें ही लागू रहने का भरोसा दिलाया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज।
पहला आर्टिकल है हमारा मंदिरों की मुक्ति का आंदोलन, और ये आर्टिकल लिखा है अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा। हालांकि इस आर्टिकल में कुछ है नहीं खास, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय संत समिति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत में मंदिरों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया था। अब विश्व हिंदू परिषद समेत सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसे संत इस पर ध्यान खींच रहे हैं। इस तरह देश में पुनः एक बार स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो रहा है, परंतु यह सही अर्थों में हिंदू समाज की स्वतंत्रता का आंदोलन है, जिसे हम मंदिर स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आने वाले इतिहास में पढ़ सकेंगे। देश के किसी भी मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा प्रबंधन परिषद पर सरकारी आधिपत्य नहीं है, बल्कि उसी समाज के मतावलंबियों का स्वतंत्र प्रबंधन तंत्र है। इसके बाद भी भारत में जितने भी प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, उन सभी के प्रबंधन पर येन केन प्रकार सरकारी तंत्र का कब्जा रहता है। धार्मिक गतिविधियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर अंग्रेजों ने फिर से काम किया। इसके तहत सोसाइटी एक्ट 1860, पुलिस एक्ट 1860, ट्रस्ट एक्ट 1882 जैसे कानून बने। पुनः मद्रास हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेस एंडाउंसमेंट एक्ट 1923 बना। 1920 से लेकर 1947 तक भारत की लाखों हेक्टेयर भूमि चर्चों को चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लीज पर दे दी गई। 1947 में आज़ादी के बाद अंग्रेजों की दिखाई राह पर कांग्रेस आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री नेहरू की व्यक्तिगत रुचि के कारण मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट की जगह द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउंसमेंट एक्ट 1951 संसद ने बगैर चुनाव के ही बना दिया, क्योंकि आज़ाद भारत में पहला चुनाव तो 1952 में हुआ था। किसी भी मंदिर, उसके धन, प्रशासन अथवा पूजा पद्धति पर सरकारों का कोई अधिकार नहीं है। मंदिरों का धन सिर्फ इसके रखरखाव, पारिश्रमिक, उनसे जुड़ी आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। जो धन बच जाए वह पुराने मंदिरों की मरम्मत पर खर्च होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर से लेकर दक्षिण तक मंदिरों का प्रबंधन भारत सरकार को हिंदू समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा 1951 का कानून है, जिसे तत्काल संसद में प्रस्ताव लाकर अथवा अध्यादेश द्वारा समाप्त किए जाने की जरूरत है। नेक्स्ट है घर के दरवाजे वाले बाजार का नियमन, और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी द्वारा। कोरोना संक्रमण से निर्मित हुई ऑनलाइन खरीदारी देश के कोने कोने में करोड़ों उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार का अभिन्न अंग बन गई है। ऑनलाइन उत्पादों के कैटलॉग चेक करके मनपसंद वस्तुओं की एक क्लिक पर वापसी की सुविधा के साथ घर के दरवाजे पर डिलीवरी का लाभप्रद बाजार ई कॉमर्स की देन है। देश में ई कॉमर्स कितनी तेजी से छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा है, इसका अनुमान ई कॉमर्स से संबंधित कुछ नई रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म अल्वारेज एंड मार्शल इंडिया और CII इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ई कॉमर्स का कारोबार 2010 में $1 अरब से भी कम था और 2019 में $30 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। अब 2024 तक $100 अरब के पार पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स का भी अनुमान है कि भारत का ई कॉमर्स कारोबार 27% चक्रवर्ती ब्याज दर से बढ़ते हुए 2024 तक $99 अरब तक पहुंच सकता है। अमेरिकी कंपनी FIS की ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि भारत में बाय नाउ पे लेटर के चलते ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम दूसरे देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में जिस रफ्तार से ई कॉमर्स बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से ई कॉमर्स के तहत विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। नई ई कॉमर्स नीति तैयार करते समय सरकार का दायित्व है कि इससे देश की विकास आकांक्षाएं पूरी हों और बाजार की विफलता और विसंगतियों से बचा रहे। इस नीति के तहत सरकार द्वारा देश में बढ़ते हुए ई कॉमर्स बाजार में उपभोक्ताओं के हितों और उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के संतोषजनक समाधान के लिए नियामक भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके तहत ऐसी बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियों पर उपयुक्त नियंत्रण करना होगा। उन्होंने भारत को अपने उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। नई नीति में ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी कंपनियों के बाजार बुनियादी ढांचे के साथ साथ निर्यात बढ़ाए जाने संबंधी रणनीति भी शामिल करनी होगी। इन रणनीति कदमों के साथ साथ सरकार द्वारा देश के छोटे उद्योग कारोबार को ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए विशेष सुविधाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी। हम
उम्मीद करें कि सरकार लगातार बढ़ रहे ई कॉमर्स की चमकीली संभावनाओं को भुनाने, करोड़ों उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां तथा देश के उद्योग कारोबार से संबंधित विभिन्न पक्षों के हितों के बीच उपयुक्त समन्वय से नई ई कॉमर्स नीति को मूर्त रूप देने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है आत्मघात पर आमादा पाक। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से चीनी और कपास मंगाने के अपने ही कैबिनेट के फैसले पर रोक लगाकर केवल यही साबित किया है कि वह यू टर्न लेने में माहिर हैं, बल्कि यह भी जता दिया है कि भारत को अपने इस पड़ोसी देश पर भरोसा करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। इमरान ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला यह फैसला करके उन उम्मीदों को ध्वस्त करने का ही काम किया है जो संघर्ष विराम पर नए सिरे से सहमति बनाने और फिर भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से पाकिस्तान दिवस पर भेजे गए शुभकामना संदेश के जवाब में सामने आई चिट्ठी से उपजी थी। हालांकि इमरान खान ने इस चिट्ठी में जिस तरह जम्मू कश्मीर का जिक्र किया उससे यही संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। फिर भी भारत से चीनी और कपास आयात करने के उसके फैसले से यह प्रतीत हुआ है कि वह मजबूरी में ही सही लेकिन उसे अकल आई है। नेक्स्ट है कि विश्व कप जीत के 10 साल पूरे होने पर विजेता भारतीय टीम ने ताजा की यादें। 2 अप्रैल 2011 को भारत ने 28 साल बाद एक बार फिर क्रिकेट का विश्व कप अपने नाम किया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 1983 के बाद देश को दूसरा वनडे विश्व कप दिलाया था। फाइनल मुकाबले में सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 97 रन की पारी खेलकर जीत की नींव तैयार की थी। इसके बाद कप्तान धोनी ने नाबाद 91 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी, जिसमें उनकी पारी का अंतिम छक्का विजयी शॉट साबित हुआ था। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कंधों पर बैठाकर पूरे स्टेडियम में घुमाया था। सचिन के हाथों में तिरंगा झंडा था और पूरा स्टेडियम उस वक्त खुशी में झूम रहा था। अब एक दशक बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों ने उस ऐतिहासिक जीत को याद किया। बीसीसीआई ने शुक्रवार को कहा कि एक दशक बाद यह अभी भी हमारे दिमाग में ताज़ा है। तो ये आज का यानी 3 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।